वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपनी क्लास 7 करेंगे ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें हम अब तक जितना कुछ पढ़ चुके हैं उसको एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं। सो while studying the modern history before Indian national movement, we have came across the chapter of arrival of European companies in India। और इसमें हमने देखा था कि what is the reason behind the arrival of European companies in India at that time, और उसके क्या वजहें थी उनके बारे में हमने विस्तार से पहली क्लास में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स हैं, कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने भारत में अपना आगमन किया फॉर ट्रेड पर्पसेज एंड लेटर ऑन देयर पॉलिटिकल डिजायर्स अराइजेस विच आर बेस्ड ऑन देयर ट्रेड पॉलिसीज। इसमें पहली जो पावर थी वो थी पोर्चुगीज। इसमें सबसे पहले हमने देखा था वास्को डी गामा ने कैलिकट के तट पर अपना अराइवल किया था, और उसके बाद बाकी अलग अलग पोर्चुगीज ट्रेडर्स और लेटर ऑन पोर्चुगीज गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए वॉइसरॉयज ने इंडिया में अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। आफ्टर पोर्चुगीज वी हैव सीन डच केम टू इंडिया, एंड उसके कुछ ही समय बाद ब्रिटिश और फ्रेंच भी इंडिया में आए थे। इसके बाद हमने देखा कि हाउ पोर्चुगीज डिक्लाइन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड देयर डिक्लाइन इन इंडिया, एंड सिमिलरली वी हैव सीन द डचेज डिक्लाइन। बेसिकली देयर फोकस इज नॉट ऑन इंडियन मार्केट बट ऑन द स्पाइस मार्केट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। फिर ब्रिटिश और फ्रेंच जो दो पावर्स हैं इनके बीच एक स्ट्रगल देखने को मिला टू गेट सुप्रीमेसी इन इंडियन मार्केट, और इसके लिए उन्होंने कुछ युद्ध लड़े जिन्हें कार्नेटिक वॉर्स के रूप में भी जाना जाता है। एंड आफ्टर 3 कार्नेटिक वॉर्स द फ्रेंच डिक्लाइंड कम्प्लीटली एंड रिमेन्ड एज जस्ट अ ट्रेडर इन इंडिया, और ब्रिटिश जो है उभर कर सामने आते हैं भारत में एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भी, और बहुत बड़े ट्रेड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंडिया के और बहुत सारा प्रॉफिट गेन करते हैं। इसी बीच हमने डेनिश यानी कि डेनमार्क से आने वाले कंपनी के बारे में भी पढ़ा जिसका बहुत ज़्यादा रोल इंडिया में रहा नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर डेनिश आए थे तो हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, एंड दिस इज रीजन फॉर ब्रिटिश सक्सेस अमंग अदर यूरोपियन पावर्स। तो आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि ब्रिटिशर्स ही क्यों उभर कर आए इतने सारे यूरोपियन पावर्स के होते हुए, और उसके क्या रीजंस थे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर वी विल डिस्कस द रीजन ऑफ ब्रिटिश अपसर्ज इन इंडिया। से पहले इस मैप को से आप गो थ्रू हो लीजिए जिसे हमने लास्ट मोमेंट में भी दिखाया था, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो ट्रेड के लिहाज से और कुछ बैटल्स लड़े जाने की वजह से हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सूरत है, दीव का इलाका है, बॉम्बे, बसीम, गोवा, कैलिकट एंड पौंडीचेरी, सिमिलरली मछलीपट्टनम एंड हुगली, चिंचुरा, चंद्रनगरम एंड कैलकटा। ये सारे प्लेसेस हैं और इनके सामने ये जो मैप आपको दिख रहे हैं इट इज़ इट इज़ अ फ्लैग ऑफ इंग्लिश सेटलमेंट को दर्शाता हुआ ये यूनियन जैक है। ये इंग्लैंड, ये पोर्चुगीज़, और इस तरह से ब्लू वाला जो है ये फ्रेंच सेटलमेंट्स को दिखाता है, और ये जो ट्राई कलर में दिख रहा है ये डच सेटलमेंट को दिखाता है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस मैप एंड एक्वायर द geographical locations of these companies settlement in India। और ये आने वाले समय में भी, क्योंकि मैप में अगर आप इसे फेमिलियर हो जाएंगे तो आने वाले समय में आपको बेटर तरीके से हिस्ट्री को समझने का मौका मिलेगा। Because we have seen geography plays important role, economy plays important role while studying history, and sometimes sociological जो भी aspects होते हैं उनकी वजह से भी हमें हिस्ट्री को समझने में आसानी होती है। So please go through this map। Now we will discuss reasons for British success against other European powers। हम ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अदर यूरोपियन पावर्स से कैसे उभर कर सामने आए हैं ब्रिटिशर्स। यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इंडियन पावर्स जो थी उनसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने को आगे बढ़ाया। सो इंडियन पावर्स जो मेनली उस समय की थी दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे
उस समय की जो भारत में बड़ी शक्तियाँ थी लाइक मुगल, मराठाज, पंजाब के रीजन और बंगाल में, और इसके साथ ही मैसूर में, कैसे ब्रिटिशर्स ने ओवर पावर किया लोकल पावर्स को। इस समय हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जस्ट है कि जो यूरोपियंस थे यानी कि पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश, इन सब के बीच ब्रिटिश ही क्यों उभर कर आए। सो फर्स्ट रीजन इज दैट द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ दियर ट्रेडिंग कंपनी। उनकी ट्रेडिंग कंपनी का स्ट्रक्चर बाकी सारी यूरोपियन पावर्स से कुछ अलग था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ गेन करने को मिला। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड थ्रू अमलगमेशन ऑफ मैनी राइवल कंपनीज। तो अपने ही देश में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइवल कंपनीज थी, उन सभी को मर्ज कर दिया गया था इन 1708 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो एक कंपनी ही थी जो ब्रिटेन से आ रही थी और ट्रेडिंग पर्पजेज, और जिसको मोनोपोली थी अपनी कंट्री से ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने की। तो इस तरह से उसका लोकल कंपटीशन तो मर्ज हो गया उसी कंपनी में, जिसकी वजह से एक शक्ति उभर कर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज दैट देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुज मेंबर इलेक्टेड एनुअली। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू गवर्न होती थी और हर साल इनका इलेक्शन होता था, नॉट नॉमिनेशन बट इलेक्शन। तो ये बात आप समझेंगे कि नॉमिनेशन में अगर राजा चाहे, जैसा कि अदर जो यूरोपियन पावर्स थी उसमें कुछ थी जिनमें कंपनी पर जो किंग था उस कंट्री का, या जो अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की, उसका पूरी तरह से वर्चस्व था। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को रखती थी कंपनी में, जिसकी वजह से आपस में जो एक सेंस ऑफ गेनिंग प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा कम रहता था। एंड इट इज जस्ट लिमिटेड टू दैट पोस्ट, उस पोस्ट को गेन करने तक ही वो सीमित रहते थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक खास बात थी कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी को इन्होंने मेंटेन किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे बेस्ड ऑन देयर शेयर इन द कंपनी, जो जितना पैसा लगाता था उसके उतने पावर रहती थी उस कंपनी के अंदर, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही मेंबर चुने जाते थे जो एनुअली ये सब फॉर्म करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आफ्टर दैट द शेयर होल्डर्स हैव इन्फ्लुएंस इन द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर थे कंपनी में, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अच्छा खासा रोल रहता था, जिसकी वजह से वो ट्रेड के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे खास तौर पर ध्यान देते थे। बिकॉज शेयर होल्डर ऑलवेज वांट टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी, एंड इन केस अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए तो शेयर होल्डर्स के हितों का भी हनन होता है। तो इनका पूरा ध्यान था प्रॉफिट कमाने में, और उसके लिए जो भी करना हो जो भी डिसीजन लेने हो उसमें एक स्ट्रीमलाइन रहते थे ये, बिकॉज ऑल ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव वन मोटिव। द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ फ्रांस एंड पोर्चुगल, अब इनसे इन्हें कंपेयर करते हैं कि पुर्तगाल की जो ट्रेडिंग कंपनी थी और जो फ्रांस की ट्रेडिंग कंपनी थी, उनमें क्या फ़र्क था ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। दे वर लार्जली ओन्ड बाय द स्टेट, ये स्टेट के द्वारा ओन की जाती थी, एंड देयर नेचर वॉज इन मैनी वेज फ्यूडलिस्टिक। ये जो फ्यूडलिस्टिक है, इसके लिए हिंदी में वर्ड होता है सामंतवादी। फ्यूडलिज्म से निकला हुआ वर्ड है फ्यूडलिस्टिक। तो सामंती करेक्टर था इन कंपनीज का। सामंतवाद अपने आप में एक गुण है जो मिडिवल इंडिया का गुण था। मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड यानी कि दिल्ली सल्तनत का टाइम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ, और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों के उदय का टाइम पीरियड। कोई एक साम्राज्य लंबे समय तक राज नहीं करता है पूरे इंडिया पर, जैसे कि मौर्यन और गुप्ता एम्पायर्स के टाइम पे किया करता था। एंड लेटर ऑन मुगल एम्पायर, जो कि एक बड़ा एम्पायर उभर कर आता है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, these are called medieval characteristic, and one of the characteristic of medieval India is feudalism। बहुत सारे छोटे छोटे नवाब या बहुत सारे छोटे छोटे सरदार होते थे जिन्हें जमीन के टुकड़े अलॉट कर दिए जाते थे, रीजन अलॉट कर दिए जाते थे। इन अदर वे अगर हम देखें तो एक पूरे एम्पायर को अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग यूनिट में बांटा जाता था। एक राजधानी होती थी जहाँ पर सेंट्रल पावर यानी कि उस एम्पायर के जो किंग हैं या सुल्तान हैं या बादशाह हैं वो रहते थे, और बाकी जो दूर दूर के इलाके हैं उनमें छोटे छोटे उन्हें
लैंड्स या रीजन में बांट दिया जाता था और उनकी ओनरशिप या एम्पायर की तरफ से वहाँ पर काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का है या फिर गवर्नेंस चलाने का काम है, वो सारा काम छोटे छोटे नवाब या फिर जागीरदार मनसबदार जैसे लोग करते थे। इस तरह से अपनी जो सेंट्रल पावर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और छोटे छोटे सरदारों को पनपाना, ये कैरेक्टर कहलाता है सामंतीकरण या फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर। और अब हम देख रहे हैं कि जो फ्रेंच और पोर्चुगीज कंपनी है उनमें भी फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर, यानी कि जो कि स्टेट के द्वारा ओन की गई कंपनी है उसने अपने पावर्स को टू रन द कंपनी डेलीगेट कर दिया है छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच, और उनके अपने अपने प्रॉफिट है। एक तरीके से देखने पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसा ही दिखता है, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी में भी स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी को चलाता था। और इन सम केसेस ऐसा देखा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लार्जली ऑटोनॉमस थी। इसे सिर्फ एक रॉयल चार्टर चाहिए होता था समय समय पर, जिसकी मदद से इन्हें परमिशन मिलती थी इंडिया में ट्रेड करने की, और बाकी जो भी काम वो इंडिया में करते थे दोज आर लार्जली बेस्ड ऑन देयर कंपनीज डिसीजन। उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता था अनटिल और अनलेस कोई बड़ा ब्लंडर ना हो। लेकिन जो फ्रेंच और पोर्चुगीज कंपनी है इनमें स्टेट यानी कि फ्रांस और पुर्तगाल की जो सरकार है या जो राजा है उनके अपने इंटरेस्ट रहते थे, क्योंकि दोज आर द ओनर्स ऑफ दैट दोज कंपनीज। और उसमें उन्होंने फ्यूडलिस्टिक सेटअप रखा था, यानी कि जो राजा है उसने कुछ इंसान या कुछ सामंत अपने रखे हैं जो कंपनी को रन करेंगे, बट द डिसीजन मेकिंग पावर वेस्टेड इन द किंग। तो ये ऊपर से गवर्न होती थी, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में ये कंपनीज गवर्न होती थी। और आप जानते हैं यूरोप और इंडिया के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उस समय के कम्युनिकेशन के मीडियम्स क्या थे। इन सबको देखते हुए एक सेंट्रल अथॉरिटी का इतनी दूर के देश में अपनी पॉलिसीज को गवर्न करना, रन करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एंड डिसीजन मेकिंग पावर जब तक लोकली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे अपने कंपनी के स्ट्रक्चर को, तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं द फ्रेंच कंपनी द मोनार्क हैड मोर देन 60% शेयर एंड इट्स डायरेक्टर्स वर नॉमिनेटेड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दीज आर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड। मोनार्क का मतलब होता है कि किंग, फ्रांस के राजा लुई 14, 15, 16 जो भी समय समय पर आते रहे, उनके 60% शेयर थे। यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें लार्जली जाएगा किंगडम के पास, और जो उसके डायरेक्टर हैं वो भी इलेक्टेड नहीं है, यानी कि अपने ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइप की जो बॉडी होती है उससे इलेक्टेड नहीं हुए, बल्कि राजा ने उन्हें नॉमिनेट किया है। तो उनके बीच एक इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव था। विदाउट इंटरनल डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग पावर हैम्पर होती है। अभी आपको लग सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं जिसकी वजह से एक डिसीजन पे जल्दी पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि दीज आर कंपनीज, इन्हें प्रॉफिट के आधार पर रन किया जाता है, और जो शेयर होल्डर है उसका भी मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत अगर डिसीजन मेकिंग पावर डिले भी होती है, लेकिन जो मेन मोटिव है उस पर सबकी सहमति होने से स्ट्रीमलाइन हो जाता है डिसीजन। जबकि किंग के अंडर आई किसी कंपनी में जहां इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो, वहां किंग को सारे डिसीजन लेने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस तरह के डिसीजन लेने के लिए किंग को अवेयर होना चाहिए द कंडीशंस वेयर द कंपनी इज रनिंग इट्स ऑपरेशंस। यानी कि इंडिया में, जिससे वो अनअवेयर थे लगभग। मुझे नहीं लगता कि किंग कभी इंडिया आए भी होंगे। तो ऐसे आधारों पर इस देश में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे पॉलिटिकल अपना इन्फ्लुएंस करना है और कैसे प्रॉफिट कमाना है, इस सब बातों से किंग को मतलब नहीं था। जितना भी प्रॉफिट होता था उसका भी 60% सीधे सीधे मोनार्क के पास जाता था। जो डायरेक्टर से उन्हें कोई मोटिव नहीं था इस तरीके का, बिकॉज वो तो किंग के साथ अपनी जो इंटीमेसी है या किंग के साथ जो उनके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके आधार पर ही डायरेक्टर बनते थे। उन्हें कुछ करके दिखाने का मोटिवेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपेक्षा कम था। लार्जली अगर आप देखें किसी को, अगर आप कंपनी रन करने के लिए पूरी अथॉरिटी दें और प्रॉफिट में अच्छा खासा शेयर दें, तभी उसके अंदर मोटिव आता है कि वो कुछ मौलिक या कुछ नए डिसीजंस ले जिसकी वजह से कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को ठीक से रन कर सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके।
लेकिन अगर आप किसी को नॉमिनेट कर देंगे जस्ट बिकॉज किंग नोज हिम और उन्हें फ्यूडलिस्टिक टाइप के एक सेटअप में रख देंगे, तो लार्जली द इंटेंशन ऑफ गेनिंग द मोटिवेशन डिक्रीजेज इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्मेट्स। इसका एक एग्जांपल हो सकता है थोड़ा विवादास्पद हो, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज रन होती हैं और सरकारी कंपनी या सरकारी विभागों में काम होता है, तो दोनों में जो फ़र्क दिखता है वही इसी तरह का फ़र्क आपको फ्रेंच पोर्चुगीज़ कंपनीज का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का जो डिफरेंस है उसमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन वाई ब्रिटिश gain success against European powers. This is the structure and nature of their trading company. Also, the shareholders took very little interest in promoting the prosperity of French company, जो कि हम बता चुके हैं। shareholders का फिर इंटरेस्ट नहीं रहता because they are gaining the profit and they are selected by the king. तो कुल मिलाकर लार्जली तो किंग ही वहाँ का शेयर होल्डर है, तो उनका कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के बजाय उससे होने वाले सिर्फ मुनाफे पर ध्यान था, और धीरे धीरे ये मुनाफा भी कम होता जाएगा बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट इश्यूज जो भी ज़रूरी हैं कंपनी को प्रॉस्पर करने के लिए। तो देयरफॉर these companies do not hold ground against the British East India Company. Okay, shareholders took very little interest in promoting the prosperity of French company because the state guaranteed a dividend to the shareholders. Shareholders को guarantee था कि इतना dividend मिलेगा ही no matter what company gains in the in their colonies. तो कुल मिलाकर अगर आपका प्रॉफिट लिखा लिखाया है, बैठा बिठाया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाथ पैर मारने की। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट लार्जली कंपनी के पास ही रहता था, किंग उसमें 60% शेयर होल्डर नहीं थे या क्वीन जो भी रॉयल क्राउन है, और उनका टोटल मोटिव ये था कि हम जितना काम करेंगे हमें उतना प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस आधार पर तो आगे निकलती है। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ द नेवल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो नेवी थी वो अमंग अदर यूरोपियन जो पावर्स हैं उनमें ज़्यादा सुपीरियर थी। द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट ओनली द लार्जेस्ट बट इट वॉज द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ इट्स टाइम। तो अमंग अदर यूरोपियन कंपनीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश नेवल फोर्सेस आर मोर एडवांस्ड देन इन कंपेरिजन टू अदर्स, एंड मैनी बैटल्स विद फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन द यूरोप established the power of British naval forces over the other European entities, and its advantage also benefited Britishers in India. तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि इससे पहले फ्रांस जैसे देश और पुर्तगाल जैसे देशों के बीच या इन देशों से ब्रिटिश नेवी कई सारे युद्ध लड़ चुकी थी और उनमें जीत हासिल कर चुकी थी बिकॉज ऑफ इट्स क्वांटिटी एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि फ्रांस और पुर्तगाल को पता था कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नेवल फोर्स ऑफ ब्रिटिश। इसने एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट, और उसके साथ ही जो युद्ध इन्होंने भारत में लड़े उन सब बैटल्स में भी ब्रिटिशर्स को फार बेटर प्रूफ किया अदर यूरोपियन पावर से। थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दिस इज द मेन थिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति थी उसके जो बीज पड़े थे वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही पड़े थे, यानी कि ब्रिटेन का जो इलाका है उसमें, और ये हुआ था अर्ली 18th सेंचुरी में। द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि कल कारखानों की जो स्टैब्लिशमेंट है वो बढ़ना, मशीनीकरण ज़्यादा होना और मैन मेड जो लेबर है उसकी ज़रूरत का कम हो जाना। जब मशीनें रन करती हैं बहुत सारी चीज़ें तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो अपने जो गुड्स हैं उन्हें सेल करने के लिए नई मार्केट की ज़रूरत होती है, बिकॉज अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर देता है कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी जो कंपनी होती है। So the invention of machine improved production in various industries. The industrial revolution reached other European nations late. बाकी के देशों में ये देर से पहुंचा, and this helped England to maintain its hegemony. First mover advantage जिसे कहते हैं वो मिल चुका था ब्रिटेन या इंग्लैंड को। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये होता है कि आप किसी फील्ड में सबसे पहले एंटर कर गए, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को सबसे पहले जान गए और
आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है इस फील्ड को कैसे रन करना है। सेम गोज विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट होता है और मशीनीकरण ज़्यादा वहाँ होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा वहाँ बढ़ती है। तो उन्हें ये समझ में आता है कि रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट के साथ साथ अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके लिए भी उन्हें एक मार्केट या एक रिसोर्स की ज़रूरत होगी, और इंडिया उसके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ गुड्स को न सिर्फ मार्केट देता था बल्कि रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता था। ये बातें अदर यूरोपियन नेशंस को लेट रियलाइज हुई, बिकॉज in those countries industrial revolution takes place very late than in England। तो ये एक एडवांटेज, और यही वजह है जो कॉलोनियलिज्म है, जो देशों का आपस में दूसरे देशों पर अधिकार जमाने का जो प्रोसेस है जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। इट इज़ द बिगेस्ट मोटिव बिहाइंड इट। तो आपने देखा भी होगा कि ट्रेड पर ज़्यादा फोकस है हर कंपनी का। जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी, दे वांट टू गेन सम प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड इन इंडिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर इसलिए अधिकार करना चाहते थे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड के लिए उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उनके हाथ में होगी। सेम गोज विद मॉडर्न डे टाइम्स। आज के समय में भी हर देश दूसरे देश में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है बिकॉज ऑफ द मार्केट। मार्केट जब आप गेन करते हैं तो आपको उससे मिलता है बेनिफिट। ओके, इस तरह के बेनिफिट्स की वजह से ही कोई देश ग्रो करता है, प्रॉस्पर करता है। इसलिए आप देखते होंगे आज के समय में जितने भी ग्रुपिंग्स हैं उनका मेन फोकस इकोनॉमी पर है। दे वांट टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड मार्केट। आप भले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो ग्रुप है आसियान को देख लें, आप G20 या G7 ग्रुपिंग को देख लें, इसके अलावा भारत ने जिन ग्रुपिंग्स का जिन ग्रुपिंग में भाग लिया है, जैसे ब्रिक्स हो गया या सार्क कंट्रीज होगी, इन सब का मोटिव एक ही है, टू गेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। और इसके लिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं दो देशों के साथ। इसी तरह के फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिश ब्रिटेन ने भी की थी, जिस तरह से उन्होंने बंगाल में, हैदराबाद में, सूरत में बहुत सारे टैक्सेस से रियायतें ले ली थी, और एक हिसाब से फ्री ट्रेड का जो दौर है वो चला था। ये ट्रेड इंडिया या बाकी कंट्रीज आज के समय में भी करना चाहती है बाकी देशों से। बस फर्क इतना है कि इसके लिए वो किसी भी देश को अपने अधीन न रखकर उसको भी कुछ गेन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब दोनों देशों को कुछ मिलता है तब वो आज की डेट में एक एग्रीमेंट करते हैं, और ये एक बेहतर तरीका है जो कि पुराने समय में जो कॉलोनियलिज्म का टाइम है उससे ही इवॉल्व होकर निकला है, एंड इट इज़ बेटर सिविलाइज्ड वे। हालांकि आज के समय में हम चाइना जैसे कंट्रीज को देखते हैं जो अपने डेट के तले या अपने उधार या लोन के तले बाकी कंट्रीज को दबाने की कोशिश करता है, और इसे कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म या न्यू कॉलोनियलिज्म। एक नया तरीका ढूंढ निकाला है शक्तिशाली देशों ने, किस तरीके से वो अपने लोन के जाल में बाकी छोटे देशों को फंसाते हैं और उसके बाद वहाँ के रिसोर्सेस पर लंबे समय तक अपना अधिकार रखने की कोशिश करते हैं। तो एक नई फॉर्म निकल कर आ रही है कॉलोनियलिज्म या इम्पीरियलिज्म की। यही इसके बीच यहाँ देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। The other point for British supremacy among other European countries is that their military skills and discipline. So British soldiers were disciplined and well trained. The British commanders were strategists who tried new tactics in warfare. Technological development equipped the military as well, and all this combined to enable small groups of English fighters defeat larger armies. हमने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के सिग्निफिकेंस में देखा था कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को जब फ्रांस की सेना ने या फ्रांस की नेवी ने हराया था, तो एक सिग्निफिकेंस मिला था उससे कि ये बात समझ में आई थी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को ही कि बहुत बड़ी लार्ज इंडियन रूलर्स की जो आर्मी है उसे भी हराया जा सकता है बाय हैविंग अ वेल डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रेटेजिकली इक्विप्ड आर्मीज। फ्रांस की या ब्रिटेन की आर्मीज जो इंडिया में थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि यहाँ के रूलर से ज़्यादा हों, लेकिन उनके पास बेटर इक्विपमेंट थे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से उनके पास अच्छे हथियार थे। देयर सोल्जर्स आर वेल डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेन, उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती थी, डिसिप्लिन में रहते थे, और जो ब्रिटिश कमांडर थे वो अच्छी रणनीति या स्ट्रेटजी बनाने में माहिर थे। इन सब बातों ने न सिर्फ भारत में उन्हें बहुत कुछ गेन करने दिया, बल्कि जो कि ब्रिटेन था इस मामले में अदर यूरोपियन पावर से भी ज़्यादा सुपीरियर था। ये जल्दी जल्दी अपने
स्ट्रेटजीज को चेंज करने या इनोवेशन करने में माहिर था। और इसमें आपने कुछ नाम जो सुने होंगे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का नाम काफ़ी वॉर में उभर कर आया, जो कि आगे भी देखने को मिलेगा। इस तरह के कमांडर, इस तरह के स्ट्रेटजिस्ट ब्रिटेन के पास थे और इसका फ़ायदा मिला ब्रिटेन को। अमंग अदर रीजंस, दिस इज द वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रीजन वाई ब्रिटिश गेन सुपीरियोरिटी अमंग अदर यूरोपियन कंट्रीज। के अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो यूरोपियन पावर्स थी उनके अपने देशों में जो ब्रिटेन था उसके पास कमोबेश ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट थी इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन पावर्स। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 ब्रिटेन विटनेस्ड स्टेबल गवर्नमेंट विद एफिशिएंट मोनार्क्स। ब्रिटेन में एक अपवाद को अगर हम छोड़ दें, जो कि 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, जिसे हम 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके अलावा ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल रही, यानी कि उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट नहीं होते थे। वहाँ का राजा और बाद में वहाँ की जो सरकार है वो स्टेबली अपना काम करते रहती थी। और ये जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 है ये भी ब्लडलेस है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू जहाँ फ्रांस में हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे के पूरे राजतंत्र को या मोनार्किकल सिस्टम को ही उखाड़ कर फेंक देता है। उसके बाद जो नया सेटअप आता है उसको नेपोलियन के द्वारा फिर चैलेंज किया जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घिरा हुआ देश था। तो ऐसा देश उस देश के कंपैरिजन में जहाँ ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है आगे नहीं बढ़ पाएगा इन इट्स एस्पिरेशंस टू गेन प्रॉफिट्स इन एनी अदर कंट्री लाइक इंडिया। तो ये एक बड़ा रीजन था। अदर यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रांस विटनेस्ड वायलेंट रिवॉल्यूशन इन 1789, जैसा कि मैंने आपको बताया 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। एंड आफ्टर दैट नेपोलियंस डिफीट इन 1815 सिग्निफिकेंटली वीकेंड फ्रांसिस पोजीशन एंड फ्रॉम देन ऑन इट वाज फोर्स्ड टू साइड विद ब्रिटेन। तो नेपोलियन के आने के बावजूद जब उनका डिक्लाइन होता है 1815 में, वाटरलू के युद्ध में उनकी हार होती है, उसके बाद फ्रांस बहुत कुछ रह नहीं जाता है पावरफुल, बिकॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे कमज़ोर करते हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी। और एक इस तरह से फ्रांस ब्रिटेन का सबऑर्डिनेट बनकर रहता है इंडिया में। यहाँ भी जो कार्नेटिक वॉर्स है उन्होंने भी फ्रांस को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। अदर पावर्स जो हैं डच या डेनिश, उनका डिक्लाइन तो हम ठीक से समझ ही चुके हैं, लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे जो कि एक हद तक यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुके थे, उनके डिक्लाइन का भी एक इंटरनेशनल कारण यही है कि जो पुर्तगाल है उस पर स्पेन का कब्जा हो जाता है। स्पेन पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर लेता है और इसके बाद पोर्चुगीज जो पावर है वो डिक्लाइन होते जाती है। अमंग अदर रीजन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे वो डिक्लाइन किए। इसी में जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसमें हम आगे बाकी देशों को देखें तो जो इटालियंस गॉट यूनाइटेड एज अ नेशन इन 1861, तो इटली एज अ कंट्री यूनाइटेड ही नहीं था till 1861। डच एंड स्पेन वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द 80 ईयर्स वॉर। ये यूरोप में लड़ा जाने वाला युद्ध है दोनों देशों के बीच, और इसने न सिर्फ स्पेन डच बल्कि पोर्चुगीज को भी थोड़ा वीक किया, बिकॉज पुर्तगाल का जो एक्विजिशन है वो स्पेन ने कर लिया था। और आपस में युद्ध में अगर उलझे रहेंगे तो फिर बाहर के देशों में कैसे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड बाय बैंकरप्सी इन 1800 coupled with the revolution in 1830 was forced to sell its possessions to Britain and quit Asia। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश के इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके वजह से और कमज़ोर होती गई। वहाँ 1830 में एक रिवॉल्यूशन होता है, उसके अलावा बैंकरप्सी की स्टेट पहुँच जाती है 1800 में। दीज आर सम रीजन्स जो कि मेन रीजन मैं कहूँगा कि यूरोपियंस कंपनी में ब्रिटेन कैसे उभर कर सामने आया। एक बार फिर से उन्हें देख लें। जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेचर डेमोक्रेटिक था, उसका एज अ ट्रेडिंग कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ज़्यादा से रहता था कंपनी में, इसकी वजह से प्रॉफिट गेन करने के लिए ज़्यादा उतारू रहते थे। और इनकी नेवल सुपीरियरिटी भी ज़्यादा थी अदर यूरोपियन कंट्रीज से, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी यहाँ पहले पहुँचा था। इसके अलावा एक अच्छी मिलिट्रीली स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, जिसकी वजह से ब्रिटेन ज़्यादा शक्तिशाली बनकर सामने आया बाकी यूरोपियन देशों की अपेक्षा। और जो इंटरनली जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी ब्रिटेन कमोबेश स्टेबल दिखता है। बाकी अलग फ्रांस, पुर्तगाल
इटली, डच जैसे देशों से। और इसके अलावा एक और ख़ास बात है, ये भी अपने आप में एक विशिष्ट बात थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी उसमें जिसने मदद की है, वो है रिलीजियस इनएक्टिविज्म। ओके, इसके बारे में हम पोर्चुगीज डिक्लाइन के टाइम पर भी चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। दैट इज ब्रिटेन वाज लेस इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी as compared to Spain, Portugal or the Dutch. So they become far more acceptable in India than that of the other colonial powers. जो पोर्चुगीज थे वो भारतीय जो फैब्रिक है, जो जनता की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एस्पिरेशंस। उनको ऐसा मानना था कि अगर हम यहाँ की जनता को रिलीजियसली कन्वर्ट कर लें अपने फेथ में, पोर्चुगीज़ जो मेल हैं वो ज़्यादातर शादी कर लें इंडियन फीमेल से, इस तरह की कुछ पॉलिसीज हमने देखी थी पोर्चुगीज वाइसरॉयज जो इंडिया आए थे उनके तहत। इस सब ने, इन सब चीज़ों ने जो पुर्तगाली थे उनके खिलाफ एक अच्छा खासा विरोध का भाव पैदा कर दिया था भारतीय जनता में। सेम गोज विद स्पेन एंड डच, उन्होंने भी रिलीजियसली कन्वर्ट करना चाहा इंडियन पॉपुलेशन को, और इसने एक एलिनेशन, सेंस ऑफ एलिनेशन का भाव पैदा कर दिया कि ये जो देश, दूसरे देश के शक्तियां या ट्रेडिंग कंपनी आई हैं वो हमारे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को खराब करने की कोशिश कर रही है, हमारे बिलीफ सिस्टम पे अटैक कर रही है, और ये बहुत खलता है किसी भी देश की जनता को। अगर आप ट्रेड में बेनिफिट कमाएं, प्रॉफिट कमाएं और उसके बदले में टैक्सेस लेवी कर लें, उसकी अपेक्षा अगर आप किसी की सोसाइटी को कन्वर्ट करना चाहें, उनके वैल्यूज़ को बदलना चाहें, इन दोनों चीज़ों में जो दूसरी वाली चीज़ें यानी कि सोशल चेंज लाने वाली चीज़ें, उससे ज़्यादा विद्रोह उभर कर सामने आते हैं। इस तरह के विद्रोह हम देखेंगे जब भारत में भी धर्म सुधार जैसे काम होते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग अपने कामों के थ्रू भारत में जो भी कुप्रथाएं उनका अंत करना चाहते हैं, तब भी एक अच्छा खासा विद्रोह या विरोध का भाव भारतीय जनमानस से देखने को मिलता है, और ये सब वो ब्रिटेन के थ्रू करवाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब ब्रिटेन भी सोसाइटल चेंजेस की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजन्स, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण वो ऐसा करना चाहते थे, उसकी वजह से भी जो भारतीय जनमानस है वो अगेंस्ट गया था ब्रिटिशर्स के। तो अभी तक तो जब शुरुआती दौर है, जब अपने को इस्टेब्लिश करना है, तब तक ब्रिटेन ने इस तरह की कोई भी मंशा नहीं दिखाई जो कि बाकी यूरोपियन पावर्स ने दिखाई थी, और इसकी वजह से ब्रिटेन उनसे आगे निकल गया। भारतीयों के बीच उसने इतना ज़्यादा विद्रोह का भाव पैदा नहीं किया। और एक इकोनॉमिकल रीजन है, वो है द फंडिंग ऑफ द वॉर्स। तो ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटेन यूज द डेट मार्केट टू फंड इट्स वॉर। इसको अभी ठीक से समझेंगे, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक विच इज द बैंक ऑफ इंग्लैंड was established to sell government debt to the money markets on the promise of a decent return on Britain's defeating rival countries like France and Spain. ब्रिटेन ने खास तरीका इजाद किया था अपनी वॉर को फंड करने का। ब्रिटेन का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड था, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, वो पहला सेंट्रल बैंक भी है दुनिया का। इसने एक तरीके से लोगों से फंडिंग ली कि अगर हम वॉर लड़ते हैं फ्रांस या स्पेन के साथ, खासतौर पर इंडिया में, इफ़ यू फंड आवर वॉर, और अगर हमारी जीत होती है, अगर हमारी जीत होगी तो हमें कुछ प्रॉफिट्स मिलेंगे, हमें कुछ ट्रेड में बेनिफिट्स मिलेंगे इंडिया में, और तब जिन लोगों ने भी हमारी वॉर को फंड किया था हम उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा देंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इससे ब्रिटेन के दो फायदे हुए। पहला फ़ायदा तो ये रहा कि उन्हें वॉर लड़ने के लिए अच्छा खासा पैसा उपलब्ध हो गया, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि बाकी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्हें डिफीट करने के लिए उन्हें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। सिर्फ भारत में अधिकार कर कर, भारत के रिसोर्सेस पे कब्जा कर कर, यहाँ प्रॉफिट गेन कर कर, वो अपने जो भी फंडिंग ऑफ वॉर जो लोग करते थे उन्हें बेनिफिट दे दिया करता था। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन की अपनी जेब से इसमें कुछ नहीं गया। Britain was thus enabled to spend much more on its military than its rivals, क्योंकि फंडिंग हो रही है ब्रिटेन की जो मिलिट्री है उसकी। Britain's rivals France could not match the expenditure of the English. और फ्रांस जैसे देश जो कि ज़्यादातर जिन्होंने चुनौती दी थी ब्रिटेन को, वो इस क्षेत्र में जो इंग्लैंड है उसको
compete नहीं कर पाए, उतना खर्चा नहीं उठा पाए। Between 1694 and 1812, first under the monarchs, यानी कि 1688 से पहले का जो टाइम है, and then under the revolutionary governments, and finally under Napoleon Bonaparte, France simply went bankrupt with its outdated ways of raising money. फ्रांस की इंटरनल जो स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ाया हुआ था, और दूसरा यह है कि वो ब्रिटेन के साथ युद्ध में रत था, इंडिया में भी और अलग अलग देशों में भी। यूरोप में भी जो वॉर होते थे उनमें फ्रांस और ब्रिटेन टेक पार्ट लेते थे अलग अलग साइड की तरफ से, जिनके रिपरकशंस इंडिया में भी मिलते थे। एक तरफ जहाँ ब्रिटेन की जो वॉर है वो फंडेड हो रही थी लगातार ब्रिटेन की जो जनता है उससे, और एक तरफ जो फ्रांस है वो वॉर पे खर्च ही किए जा रहा था विदाउट गेनिंग एनीथिंग। इसके बाद जब उसे डिफीट का सामना करने को मिलता था तो वो टिक नहीं पाया ब्रिटेन के सामने। यहीं ब्रिटेन जो कि विनर बनकर उभर कर आता था, वो सारे जो प्रॉफिट उसे मिलते थे आफ्टर विनिंग दोज बैटल, उनका एक हिस्सा वो अपने जो फंडिंग करते थे उनको भी ट्रांसफ़र करता था, और एक हिस्सा खुद ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन को जाता था। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने गेन की है सुपीरियोरिटी अमंग अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो कुल मिलाकर ये बात रही थी कैसे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई और उनमें से ब्रिटेन कैसे उभर कर सामने आता है बाकी सारे देशों की अपेक्षा। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट अस इन दिस कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और इसके बाद अब हम अपना जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में, जो कि है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, उसे ख़त्म कर चुके हैं। आगे की क्लास में अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन था जो उभर कर सामने आया अलग अलग देशों के बीच में से भारत में, वो कैसे इंडिया पे अपना अधिकार जमाता है, कैसे अब वो कॉन्क्वेस्ट शुरू करता है इंडिया का, और इसकी शुरुआत होगी बंगाल से, और इसे हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड बाय बाय।